Good morning, everybody. Today we will do phosphorus cycle in lake ecosystem. Phosphorus, if you see that it is required by the plants and animals in very small amount, right? If you compare it with carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, very small amount of phosphorus is required. बट इसकी अवेलेबिलिटी अर्थ या वाटर पर बहुत ही कम है, इसीलिए ये लिमिटिंग एलिमेंट भी बन जाता है. And why it is a limiting element on earth and fresh water? Because first of all, if you see that phosphorus containing rocks, or you can say minerals, they are geologically scarce. जियोलॉजिकली स्केर्स ऑन अर्थ, इसीलिए इस एलिमेंट की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है. दूसरा, फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन की तरह गैशियस फेज में एग्जिस्ट नहीं करता है. जैसे नाइट्रोजन गैशियस फेज में एग्जिस्ट करता है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना, जो कि उसको सिस्टम में साइकिल में एंट्री हो जाती है. वेयर एज नो सच गैशियस फेज ऑफ phosphorus is there in on earth. Another reason for scarcity or lesser amount is कि जो भी phosphorus है that is you can say tightly bound to the clay or soil, क्योंकि phosphorus जो है काफ़ी reactive है. So you can say that जो freely available phosphorus है वो बहुत ही कम है. राइट नाउ हमें अब इसकी जो अवेलेबिलिटी फॉस्फोरस की वो कहाँ से है. इफ़ यू सी फॉस्फोरस इज अवेलेबल, जो इनपुट है फॉस्फोरस का लेक इकोसिस्टम में वो या तो जो इनफ्लोइंग रिवर्स है या फिर प्रेसिपिटेशन है. यानी कि जैसे रेनफॉल होती है, रेनफॉल जब अर्थ के रेन जो अर्थ सरफेस पर गिरती है तो उसके साथ जो अर्थ में फॉस्फोरस है दैट गेट वॉश्ड अवे एंड एंटर इनटू लेक. राइट, सो these are the two sources of phosphorus in lake. Now we come to the cycle, phosphorus cycle. What happens is that before phosphorus cycle, just have a look कि जो phosphorus है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है. phosphorus जो है दो फॉर्म में अवेलेबल है. One is inorganic phosphorus और another is organic phosphorus. जो inorganic phosphorus है, if you see, that is in the form of orthophosphate और monophosphate या डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट. इस फॉर्म में जो है फॉस्फोरस, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस अवेलेबल है. जो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस है वो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक फॉस्फोरस के फॉर्म में अवेलेबल है. यूजुअली जो प्लांट्स और एनिमल्स में न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्म में होती है, आरएनए एंड डीएनए. राइट, एंड मोर ओवर जो भी फॉस्फोरस है वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, वो पार्टिकुलेट फॉर्म में अवेलेबल है. बहुत कम फॉस्फोरस है जो सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल होती है. और पार्टिकुलेट फॉर्म में भी किस फॉर्म में अवेलेबल है, या तो ये फॉस्फोरस जो है इफ़ यू सी इट इज़ बाउंड टू क्ले पार्टिकल्स, या इट इज़ बाउंड टू बैक्टीरिया, और यू कैन से इट इज़ बाउंड टू फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जूप्लैंक्टॉन्स. राइट, ज़्यादातर लेक आप देखोगे कि अगर लेक में अगर जैसे नोइंगली इफ़ यू इंट्रोड्यूस फॉस्फोरस, वो फॉस्फोरस जो है ईजीली तभी तुरंत इट डिसअपियर्स. वाई? बिकॉज इतनी स्केर्सिटी ऑलरेडी होती है फॉस्फोरस की, वो इमिडिएटली प्लांट, बैक्टीरिया है, एल्गी है, दूसरे प्लांट्स हैं, वो उसको रेडिली अपटेक कर लेते हैं. दे टेक इट इनटू द सिस्टम. ओके. Okay, now we see phosphorus cycle in pelagic water.
Pelagic water में there are certain phytoplanktons present in it, or you can say these are the small plants. प्लांट्स के बॉडी में जो फॉस्फोरस अवेलेबल है वो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और इन पर जो है जू प्लैंकटन फीड करते हैं, or you can say small animals. Now these animals, they release through excreta small amount of low molecular weight phosphorus compound, right? And these low molecular weight phosphorus compounds are immediately converted into high molecular weight phosphorus compound in the form of colloids, जिसको you can say these are the colloidal phosphorus, high molecular weight compounds. और ये जो कोलाइडल फॉस्फेट है ये इमिडिएटली कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फेट की फॉर्म में, जो ये फॉस्फोरस है वो फॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है टू बी रीयूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, राइट। और ये तुम्हें पता ही कि ये कहाँ से आ रहा है, ये दिस फॉस्फोरस इट इज़ अगेन इसमें ऐड हो रहा है, जो कि इनफ्लोइंग वाटर है या प्रेसिपिटेशन है या रेनफॉल है, यू कैन से उससे जो है सिस्टम में ऐड हो रहा है। इस तरह यू कैन से कि ये फॉस्फेट जो है मूव कर रही है। नाउ देखो यहाँ से भी वापस हो रहा है इनफ्लोइंग वाटर से, इससे तो फॉस्फेट की अमाउंट बढ़नी चाहिए, बट नो, इन दिस साइकिल समवेयर द फॉस्फेट इज लॉस्ट। कैसे दिस फॉस्फेट इज लॉस्ट एज, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी इनकी जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो लेक बॉटम में आके ऐड हो जाती है, कहाँ पर, सेडिमेंट्स की फॉर्म में। सेम वे कुछ जो है फॉस्फेट जो है दैट इज़ लॉस्ट टू सेडिमेंट, जो कोलॉइडल फॉस्फेट है या दूसरे फॉस्फेट है वो भी ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शंस दे आर लॉस्ट ऑन द surface of the lake, that is sediments. So they get settled here at the lake of the bottom, right? Now if you see कि ये जो प्लांट्स हैं दे रिलीज एन एंजाइम नोन एज अल्कलाइन फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। और ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, इमिडिएटली जैसे ही ये जो लो मॉलिकुलर वेट फॉस्फेट है इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल फॉस्फेट, तो जो यूजेबल फॉर्म में जो फॉस्फेट है दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड बाय अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज बाय द प्लांट्स, राइट। नाउ इफ यू सी दैट ये जो फॉस्फेट है विच इज़ लॉस्ट टू द सेडिमेंट्स, यहाँ पर सेडिमेंट्स पर यानी कि लेक के बॉटम में व्हाट हैपेंस इज दैट ये एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। और ये जब एक्यूमुलेट होगी तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है, डेट्रीवोर्स हैं, जैसे कि डेट्रीवोर्स में क्या आ गए, बैक्टीरिया आ गया, सर्टेन वर्म्स आ गए, सर्टेन इंसेक्ट लार्वी भी आ गए, देन इफ यू सी देर आर सर्टेन क्रस्टेशियंस ऑल्सो। तो ये सारे क्या करेंगे, फीड करते हैं किस पर, इस पे सेडिमेंट्स पर, जो डेट्राइटस है, ये सारे डेट्रीवोर्स उस पर फीड करते हैं। और इफ़ यू सी दे इस फीड करने के बाद अगेन दे कम बैक टू द पिलाजिक वाटर, और पिलाजिक वाटर में अगेन दे कम्स इन सर्कुलेशन वाया plants to animals, and again the cycle is repeated, right? If I show you, just see, this is the cycle, right? There's animals after excretion they convert the excretory product into low molecular weight phosphorus compounds, which are converted to colloidal phosphate, which is a high molecular weight compound, which is again, if you see, is converted into the usable form of phosphate, and again this phosphate is taken up by the plant, and this is how it is recycled back.
सम इज लॉस्ट टू द सेडिमेंट, एंड सेडिमेंट्स में जैसे कि मैंने बताया इट इज़ लॉस्ट बाय द डेथ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, right? And some is due to chemical precipitation, chemical process. Some is lost again from directly from the colloidal phosphate. और इन sediments पर जो detrivores feed करते हैं, again detrivores जो है feed करने के बाद कहाँ जाएंगे? They'll come to the pelagic water, and again they are used by the plant, which on which again the animal feed, and the cycle is repeated. Now we come to कि फेट ऑफ फॉस्फोरस इन द सेडिमेंट. अब सेडिमेंट में जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से डेट्रीवोर्स जो है उस फॉस्फोरस को रिसाइकिल करते हैं. ठीक है. अब सी व्हाट हैपेंस इज कि जो ये लेक है, सो मच ऑफ बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, तो जो केवल जो एक्टिव लेयर है वो अपर लेयर है, जो कि जस्ट वाटर के, यहाँ पर क्या वाटर है, जस्ट वाटर के कांटेक्ट में होता है, राइट? तो इसको कहते हैं सेडिमेंट वाटर इंटरफेस. इस इंटरफेस पर जो लेयर है ओनली दैट इज एक्टिव. नाउ व्हाट हैपेंस इज सेडिमेंट में क्या होता है, बहुत सारे यू कैन से सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और इनके बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसिस. तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है जो कि सॉलिड फॉस्फेट को सॉल्युबल फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और ये जो सॉल्युबल फॉस्फेट है इट इज़ रिलीज्ड इनटू द वाटर, और वाटर से अगेन प्लांट्स अपटेक इट एंड दे कंटिन्यू द साइकिल वंस अगेन. ठीक है. दूसरा ये है कि सेडिमेंट्स में क्या है, देर जो सेडिमेंट्स में जो फॉस्फोरस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू द अमाउंट ऑफ क्ले, कि जितना ज़्यादा क्ले होगी उतनी ही ज़्यादा, बिकॉज यू नो दैट फॉस्फेट क्ले जो है सॉइल क्ले पार्टिकल्स जो है फॉस्फेट को होल्ड करके रखते हैं. तो दिस क्ले इज़ डायरेक्टली यू कैन से रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इन द वाटर बॉडी और इन द सेडिमेंट. व्हाट हैपेंस इज कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो क्ले पार्टिकल्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ दे क्ले जो है एक तरह से ना इम्प्रिसाइज केमिकल कंपाउंड है, राइट? और ये जो कैसे ये वो है केमिकल कंपाउंड है, इफ़ यू सी जितने भी जो क्ले होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन टुगेदर विद देयर ऑक्साइड्स. एल्यूमिनियम और आयरन के जो ऑक्साइड्स है दे बाइंड विद द फॉस्फोरस. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे हम चीनी मिट्टी है, चाइना क्ले है, जिसको केओलिन भी बोलते हैं, अगर उसका केमिकल फार्मूला देखा जाए तो इट्स केमिकल फार्मूला इज लाइक दिस. जस्ट सी दिस इज केमिकल फार्मूला ऑफ चाइना क्ले. इसमें ये जो एल्यूमिनियम पार्ट है, इफ़ यू सी हेयर दिस Al3+ combines with phosphate, and if you see it is they get tightly bound, and you can say they act as a reserve of phosphorus in sediment part of, or you can say in the lake bottom of the water body or lake itself, right? So uh, yes, now we see that phosphorus जो है बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही लेस अमाउंट में अवेलेबल है लेक में. तो अब जो है विल सी द वेरियस यू कैन से डिवाइसेस, और यू कैन से जो अपटेक है फॉस्फोरस की वो जो है कैसे होती है. इसके लिए इफ़ यू सी बहुत सारे जो है डिवाइसेस जो है वो ओवरकम डिवाइसेस अवेलेबल हो गए हैं या इवॉल्व हो गए हैं बाय द एल्गी टू ओवरकम phosphorus deficiency. So which are these devices? You can say like this: devices for overcoming phosphorus deficiency by algae, because basically algae fix करती है ना.
So which are those devices? First device, if you see, first device is luxury consumption. लग्जरी कंजम्पशन का मतलब ये है कि जो भी फॉस्फेट जो है अवेलेबल होता है वाटर बॉडी में, दैट इज टेकन अप बाई एल्गी वेदर इट इज़ नीडेड और नॉट. ठीक है, उससे क्या होगा कि जो है फॉस्फेट जो वो स्टोरेज में रहता है, और जब भी एल्गी को ज़रूरत होती है, दैट इज़ रिलीज्ड बाय द एल्गी फॉर इट्स यूज़. अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी जाए, one finds that algae के cells में there are certain, you can say, cellular inclusions जिसको कहते हैं polyphosphate granules. और ये polyphosphate granules, if you see, they are, you can say, they are the storehouse of phosphates. और ये एकदम रैपिडली फॉर्म हो जाते हैं जैसे फॉस्फोरस अवेलेबल होता है. और इनका देर इज़ नो हार्म ऑल्सो इन स्टोरेज, बिकॉज दीज granules, they do not have any osmotic effect, they do not have any toxic effect as well on algae. Now next is, so there is luxury consumption of phosphate by the algae. Second is, if you see, that ability of the algae to use phosphates at low levels. ठीक है, वॉट एवर लिटिल अमाउंट इज़ अवेलेबल, जैसे कि सो मच, अगर आप देखोगे ना कि जो फॉस्फेट ग्रोथ कांस्टेंट, जिसको KS भी बोलते हैं, दिस इज फॉस्फेट ग्रोथ कांस्टेंट. तो ये जो फॉस्फेट ग्रोथ कांस्टेंट, दैट इज़ वेरी लो फॉर द एल्गी. इवन 1 to 3 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, अगर इतनी फॉस्फेट भी अवेलेबल है, दैट फॉस्फेट इज़ टेकन अप बाय द एल्गी. क्योंकि जो इनका इफ़ यू सी एंजाइम्स हैं जो कि इसको फिक्स करती हैं, वो एंजाइम्स जो है, चाहे पूरी तरह से सैचुरेट हो या ना हो, दे अपटेक this much of phosphate to convert it into or you can say they uptake the phosphate to convert it into product, or you can say to convert it into granules to be stored into the body. ठीक है, वाई एम सेइंग, बिकॉज जो अनपॉल्यूटेड लेक्स हैं, वहाँ उन अनपॉल्यूटेड लेक्स में बहुत ही कम जो फॉस्फोरस अवेलेबल होता है. सो इमिडिएटली इट इज़ टेकन अप बाय द एंजाइम. हालांकि जो पॉल्यूटेड लेक्स है, देयर फॉस्फेट कंटेंट्स आर मोर एज कंपेयर टू द अनपॉल्यूटेड लेक्स. Third adaptation is, if you see, production of alkaline phosphatase enzyme by the algae. ठीक है, ये एंजाइम क्या करती है, जितने भी फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड्स हैं, जो भी कोई फॉस्फोरेटेड कंपाउंड्स है, फॉस्फोरिलेटेड मटेरियल है लेक के अंदर, उसमें से फॉस्फेट को उस मटेरियल से फॉस्फेट जो है सेपरेट कर लेती है, और उस फॉस्फोरस को ये फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेती है अपने यूज़ के लिए या प्लांट की ग्रोथ के लिए. तो ये एक रिमार्केबल अडेप्टेशन है एल्गी की इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ लो इन phosphate but rich in phosphorylated compounds. Right? Okay. Now we come to recycling of phosphorus in lake ecosystem. What happens is, जो zoo plankton है या फिशेस हैं और फिश, इनका ये जो दे रिलीज देयर एक्सक्रीटा, और ये रिलीज़ क्या करते हैं, दे रिलीज अमंग फाइटोप्लैंक्टन ओनली. और ये जो एक्सक्रीटा है, दैट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो जो फाइटोप्लैंक्टन की जो रिक्वायरमेंट, ऑलमोस्ट द होल रिक्वायरमेंट इज met by the excreta of the zooplankton on fish. So the phosphorus requirement is completed here only, and again the phosphorus comes into the system. Right? Next is, if you see that what happens in lake is, अगर zooplankton
सपोज जू प्लैंकटन का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है. अब जू प्लैंकटन का नंबर डिक्रीज होगा तो फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन फीड करते हैं ना, तो फाइटोप्लैंकटन का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो अब ये फाइटोप्लैंकटन की जो ग्रोथ जो है कब तक होती रहती है, जब तक वाटर का पूरा फॉस्फेट जो है वो यूज़ ना कर ले या फॉस्फोरस पूरा यूज़ ना कर ले. उससे क्या होता है कि एल्गल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम उसको नाम देते हैं ब्लूम. ठीक है. अब ये जो एल्गी है, क्या होता है कि एक बार तो एक स्टेज ऐसी आती है कि द फुल वाटर बॉडी इज फुल ऑफ दिस एल्गी, algal growth. Now next stage comes is that all after full growth क्या होगा कि जब एल्गी की डेथ होगी तो द होल एल्गी वुड डाई. और उससे क्या होगा, जब ये पूरी एल्गी डाई हो जाएगी, व्हेन इट डाइज ऑफ, तो क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट देयर विल बी नो एल्गी इन द वाटर बॉडी, जिसको हम कहते हैं क्रैश. यानी कि अगर जू प्लैंकटन नंबर डिक्रीज टू अ कंसिडरेबल अमाउंट, वी गेट टू सी अ फिनोमिनन जिसको हम कहते हैं ब्लूम एंड क्रैश. ठीक है, विच इज़ नॉट अ यू कैन से गुड साइन इन एन इकोसिस्टम. अब इसके लिए क्या होता है कि जू प्लैंकटन जो है, बिकॉज दे आर जू प्लैंकटन आर source of not only they are source of phosphorus to phytoplankton, they are also there to check the growth of algae. ठीक है, उससे क्या होगा कि जू प्लैंकटन अगर एल्गी पर फीड करेंगे तो फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट भी कम होगी, और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली हेल्दी वे में मूव करती रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट इज जो इन लेक इकोसिस्टम जो प्रीडेटर्स हैं, कुछ प्रीडेटर्स ऐसे हैं ना जो कि डे लाइट में ही अवेलेबल रहते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज कुछ जू प्लैंकटन क्या होता है कि टू अवॉइड दिस प्रीडेटर्स दे गो डाउन इनटू द एफोटिक जोन ऑफ द लेक इकोसिस्टम टू अवॉइड दिस डे लाइट प्रीडेटर्स. फिर व्हेन दे गो टू द बॉटम, वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर भी लो होता है. ठीक है, लाइट भी नहीं होती है. सो व्हाट हैपन, तो वहाँ पर जो इनके जू प्लैंकटन्स का डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये भी स्लो हो जाता है. ठीक है. एंड ड्यूरिंग नाइट के टाइम दे अगेन कम बैक टू द अपर लेयर ऑफ द you can say lake, where digestion is carried out, excretion is carried out, phosphorus is again released back into the system. यानी कि वर्टिकल माइग्रेशन जो है इट फेवर्स during night time, it you can say favors recycling of phosphorus. Another factor is which play very important role is oxygen. अगर सेडिमेंट्स में या लेक की सरफेस में बॉटम में ऑक्सीजन अगर है, ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ फेरस, इट दे हेल्प्स इन होल्डिंग फॉस्फोरस ऑन टू द बॉटम ओनली. और अगर ऑक्सीजन नहीं है यानी कि एनॉक्सिक कंडीशन है, एनॉक्सिक कंडीशन में फॉस्फोरस जो है कंटिन्यूसली रिलीज होती रहती है वाटर के लेक वाटर के सिस्टम में, और एल्गी और दूसरे प्रोड्यूसर्स है वो इसको रेडिली अपटेक करते रहते हैं. यानी कि ऑक्सीजन ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन होल्डिंग फॉस्फोरस इनटू द बॉटम. राइट. So here you'll see that entire gist of the phosphorus cycle, wherein you'll see that how the available phosphate, the readily usable form of phosphate is how it is generated from various sources and how it is recycled in lake ecosystem, whether it is pelagic water or in sediments. Right. This is all for today. Thank you very much.